स्यात् तस्य पुरुषः तत्पुरुषः षष्ठी समासतः तेन तज्जातिजः सर्वे कृतवत् तत्पुरुषा मताः। तो आज की क्लास जो शुरू होने वाली है वो शुरू होने वाली है तत्पुरुष से। इसको हटा ही देता हूं, ध्यान ही नहीं रहा। चलिए, तो क्या है कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो तत्पुरुष समास पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों ने मेरे साथ केवल समास पढ़ा था। क्या पढ़ा था? केवल समास। और अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि जिन लोगों ने अव्ययी भाव समास को नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने अव्ययी भाव समास वाली वीडियो को नहीं देखा है, कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है आपकी सुविधा के लिए उसको देख लीजिए, ठीक है? तभी जाकर के ये समझ में आएगा, क्योंकि बस सूत्र समास करने वाले सूत्र बदलेंगे और कुछ नहीं बदलेगा, शेष सब वही रहेगा, ठीक है? तो अब जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है तत्पुरुष। अब देखो, पिछली वीडियो मैंने जो बताई थी उसका नाम था अव्ययी भाव। अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भावः। अब आप पूछोगे कि इसका नाम तत्पुरुष क्यों पड़ा? तो तत्पुरुष इसलिए पड़ा कि जब समास विधायक सूत्र आया षष्ठी, और षष्ठी जब समास करने लगा तो उसने तत्पुरुष में ही समास सबसे पहले कर दिया और बना दिया तस्य पुरुषः तत्पुरुषः। इसलिए तेन तज्जातिजः सर्वे कृतवत् तत्पुरुषा मता। नारायण भट्ट अपनी पुस्तक प्रक्रिया सर्वस्व में कार्य का लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्यात् तस्य पुरुषः तत्पुरुषः षष्ठी समासतः। षष्ठी समास हो गया तत्पुरुष में, और ये पहला समास इन्होंने तत्पुरुष ही किया। इसलिए अन्य जितने समास इस अधिकार में आए, शेषो बहुव्रीहि से पहले जितने समास विधायक सूत्र आए उन सब के द्वारा क्या कह दिया गया कि तत्पुरुष है। इसलिए सूत्र बना दिया पहले पांडे जी ने तत्पुरुषः। समझ में आ गया? चलिए, ठीक है। चलिए, तो पहला जो तत्पुरुष का जो अधिकार सूत्र है वो मैं सब बता चुका हूं कि किस प्रकार से एक संज्ञा पक्ष में एक संज्ञा होगी, ये सब मैं बता चुका हूं, ठीक है। चलिए, तत्पुरुष सूत्र है अधिकारो अयम प्राग बहुव्रीहि। अयम तत्पुरुषः प्राग बहुव्रीहि अधिकृतव्यः। समझ में आ गया कि प्राग बहुव्रीहि अर्थात एक सूत्र आएगा शेषो बहुव्रीहि। क्या सूत्र आएगा? शेषो बहुव्रीहि। इस सूत्र से पहले और इस सूत्र से लेकर मध्य में जितने भी समास विधायक सूत्र आएंगे सबसे क्या होगी? तत्पुरुष समास होगा, सबसे तत्पुरुष समास संज्ञा कहलाएगी। पहली बात तो ये। दूसरा सूत्र है द्विगुश्च। हिंदी वाले इसको भी समास मानते हैं, लेकिन हम इसको क्या मानते हैं? सिर्फ संज्ञा मानते हैं। क्या मानते हैं? क्योंकि आगे सूत्र आएगा संख्या पूर्व को दिगु। संख्या जब पूर्व में हो तो दिगु समास होगा। दिगुश्च सूत्र कह देता है दिगुरपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्। क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र में दो संज्ञा होने लगेगी। तत्पुरुष संज्ञा भी होने लगेगी, दिगु संज्ञा भी होने लगेगी। इसलिए एक संज्ञा पक्ष बन नहीं पाएगा। इसलिए पांडे जी ने सूत्र कह दिया द्विगुश्च, कि दिगु भी तत्पुरुष संज्ञक होता है। इसलिए तत्पुरुष का ही भेद है दिगु, और उसी का भेद कर्मधारय, ये ऐसा हम मानते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? दो चीज आपको पता चली। एक तो पता चला कि इस समास को तत्पुरुष समास क्यों कहते हैं। दूसरी बात आपको पता चली कि शेषो बहुव्रीहि सूत्र से पहले जो भी समास विधायक सूत्र आएगा सब तत्पुरुष समास करेगा। एक बात आपको पता चली कि द्विगुश्च सूत्र के द्वारा जो द्विगु समास होता है वो भी क्या होता है? तत्पुरुष। संख्या पूर्वको दिगु, इस सूत्र के द्वारा जिस द्विगु समास का विधान होता है वो भी तत्पुरुष संज्ञक होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये बात आप जान लेना, किस सूत्र से समास होता है? संख्या पूर्वको दिगु। समझ में आ गया? संख्या पूर्वको दिगु, इस सूत्र से होने वाला जो समास है वो भी तत्पुरुष संज्ञक होता है। किसने कह दिया ये बात? द्विगुश्च, इस सूत्र ने कह दिया। क्लियर हो गया? चले आगे। अब देखिए, हम लोग तत्पुरुष समास जो शुरू करेंगे वो द्वितीय तत्पुरुष से करेंगे। आप कहेंगे प्रथमा तत्पुरुष कहां गया? तो जब हम लोग कर्मधारय समास पढ़ेंगे तब प्रथमा की बात आएगी। इसलिए जब हम ठीक है, जब हम लोग कर्मधारय समास पढ़ेंगे तब प्रथमा समास की बात आएगी, प्रथमा तत्पुरुष समास की बात आएगी। उससे पहले किसकी बात करते हैं? हम लोग द्वितीया की बात करते हैं। तो द्वितीया से चलते हैं। एक और बात आपके लिए बता दे रहा हूं कि जैसे चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रचितई, षष्ठी सप्तमी सौंडई पंचमी भयेन,
कर्तृकरणे कृताभोलम, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, द्वितीया श्रुतातीत गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः इत्यादि सूत्रों में जो भी विभक्ति का बोध कराने वाले शब्द हैं, जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सब क्या है, उपसर्जन संज्ञक हैं, क्योंकि सभी अपने अपने सूत्रों में, समास विधायक सूत्रों में प्रथमा विभक्ति में उपदिष्ट है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे बात करें, समझ में आया मेरी बात क्या कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि समास में जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पहले प्रयोग होता है, और उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है? जो समास सूत्र में प्रथमा विभक्ति जिसमें होती है। जैसे हम लोगों ने अव्यय भाव में देखा था कि अव्यय जितने थे उनका पूर्व प्रयोग हो रहा था, आदिहरि, सत चक्रम, ठीक है ना, सत्रणम, सच्छत्रम, उपकृष्णम, तो वहां अव्ययों का पूर्व प्रयोग इसलिए हो रहा था। कोई पूछ सकता है आपसे कि कृष्णस्य समीपम, लौकिक विग्रह में समीप को हम बाद में रखते हैं, पहले क्यों पहुंचा देते हैं? तो आप कहोगे कि उस समीप अर्थ का द्योतन कराने वाला जो वर्तमान अव्यय उप, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो समास विधायक सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, वहां वो प्रथमा निर्दिष्ट है, और प्रथमा निर्दिष्ट की उपसर्जन संज्ञा होती है, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका प्राक प्रयोग होता है। समझ में आ गया कि नहीं? उसी प्रकार से अब तत्पुरुष में जो जो सूत्र समास करेंगे, जैसे द्वितीया समास कौन करेगा? द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। तृतीया समास कौन करेगा? तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन कर्तृकरणे कृताभोलम। चतुर्थी समास कौन करेगा? चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रचितैः। पंचमी समास कौन करेगा? पंचमी भयेन। षष्ठी समास कौन करेगा? षष्ठी। सप्तमी समास कौन करेगा? सप्तमी सौंडई। समझ में आ गया कि नहीं? तो इन सूत्रों में जो भी विभक्ति वाले शब्द हैं वो सब क्या है? प्रथमा निर्दिष्ट हैं। इसलिए जो प्रथमांत, द्वितीयांत होगा, तृतीयांत होगा, शुभंत, चतुर्थ्यंत होगा, पंचम्यंत होगा, षष्ट्यंत होगा, शुभंत होगा, उसका उपसर्जन के द्वारा, उपसर्जन संज्ञा के माध्यम से पूर्व प्रयोग होगा। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। चले आगे, चलिए द्वितीय, अच्छा ठीक है, चलिए द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। ठीक है, देखिए पहला शब्द क्या है? श्रित। श्री धातु से अक्ता प्रत्यय करके बना दिया श्रित। ठीक है, दूसरा शब्द बना दिया अतीतः। अतीतः कैसे बनाया है? अति उपसर्ग पूर्वक इण धातु से अक्ता प्रत्यय करके बना दिया अतीतः। फिर है पतित, पतलरी धातु है, पतित, अक्ता प्रत्यय कर दिया, इससे भी तो बना दिया पतित। फिर क्या है? गत। फिर क्या है? अत्यस्त। अत्यस्त मतलब होता है अतिक्रम्य। क्या शब्द है? अत्यस्त। अत्यस्त मतलब होता है अतिक्रम्य। फिर है प्राप्त, ये सब अक्ता प्रत्यांत है। और फिर क्या है? आपन्नः। कितने शब्द हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गया? ये 7 सुबंत अगर किसी द्वितीयांत के साथ जब समास करने हो तो उसको आप क्या कह दोगे? तत्पुरुष समास कह दोगे। बस इतना सा जानना है। वही कह रहा है कि द्वितीयांतम यत् सुबंतम। सूत्र में क्या पढ़ा गया है? द्वितीया। द्वितीया किसमें विशेषण बनता है? सुप में, क्योंकि द्वितीया कहाँ जाएगा? विभक्ति में जाएगा। द्वितीया विभक्ति है, किसमें होती है? तो सुप प्रत्याहार वाली होती है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सुबंत। तदंत विधि हो जाती है तो बनता है द्वितीयांतम सुबंतम। ठीक है, अब श्रितादि प्रकृतिकैः सह द्वितीयांत सुबंतम समस्यते सच तत्पुरुषः। समझ में आ गया कि नहीं? कि द्वितीयांत का श्रितादि प्रकृतिक सुबंतों के साथ समास होता है। श्रितादि प्रकृतिक मतलब श्रित प्रकृति हो, अतीत प्रकृति हो, पतित प्रकृति हो, गत प्रकृति हो, अत्यस्त प्रकृति हो, प्राप्त प्रकृति हो, आपन्न प्रकृति हो। अगर द्वितीयांत से ये प्रकृति अगर मिल जाए तो उसको आप क्या कर दोगे? तत्पुरुष समास कर दोगे। क्लियर हो गया? इतना कोई दिक्कत नहीं है आपको? अच्छी बात है। चले
समझ में आ रहा है या नहीं, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान एकदम समझते रहिएगा, क्योंकि जब छूट जाएगा तो कुछ हाथ में नहीं लगेगा। समझ में आ गया? अब देखिए, पहला देखिए उदाहरण, हमको बनाना है कृष्णश्रितः। क्या बनाना है? कृष्णश्रितः। क्या होगा? कृष्णम श्रितः। क्या होगा? कृष्णम श्रितः। क्या होगा? कृष्ण अमश्रितः। सब ध्यान रखना, द्वितीय विभक्ति हो गई कृष्णम श्रितसु। अब आपको नहीं बताऊंगा, समझ में आ गया? तो कृष्ण अमश्रितसु यहां पर क्या हो जाएगा? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, प्रातिपदिक का अवयव जो सु इत्यादि अम और सु, इनका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। और जब लुक हो जाएगा तो आपके पास ये अम और सु चला जाएगा, मात्र कृष्ण और श्रित बचेगा। समझ में आ गया? और जब कृष्ण और श्रित बचेगा तब आप पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करोगे, स्वादि की उत्पत्ति करोगे, और क्या बना दोगे? कृष्ण श्रितः बना दोगे, स्वादि कार्य करके। यहां भी अदंत है, आपको अव्ययी भाव ध्यान आ रहा होगा। अदंत है तो यहां अम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ना अव्ययी भावादतो मत्व पंचम्या क्या कहता है? अदंत अव्ययी भाव से करता है, ये अनंत तत्पुरुष है। और ऐसी व्यवस्था यहां पर नहीं है। नपुंसक लिंग भी नहीं होगा, क्योंकि जो अव्ययी भाव समास है वहां नपुंसक लिंग थी, यहां ऐसा कोई सूत्र विशेष नहीं। तो क्या बन जाएगा भैया? कृष्णश्रितः बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कृष्णश्रितः। ठीक है, दूसरा प्रयोग देखते हैं भैया। दूसरा प्रयोग किसके साथ है भैया? पतित के साथ है, नहीं अतीत के साथ है। तो दुःखातीतः, दुःखातीतः, दुःखातीतः शिवमः। क्या हो गया है? जिसका दुख चला गया हो, दुःखातीत। तो क्या होगा लोग? दुखम, सब का विग्रह जो होगा वो द्वितीयांत होगा। और कोई कहे कि श्रित को पहले क्यों नहीं लेके आए, तो ध्यान रखना भैया, प्रथमा निर्दिष्ट जो पद होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, द्वितीय इसकी क्या हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। और उपसर्जन संज्ञा जब हो जाएगी तो इसका पहले प्रयोग होगा, तो द्वितीयांत जो रहेगा वही पहले रहेगा। कृष्ण द्वितीयांत था इसलिए पहले है, श्रित तो प्रथमांत था। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। तो दुखम अतीतः क्या हो जाएगा? दुखम अतीतः, यहां हो जाएगा दुख अम अतीत सु। ठीक है भैया, दुख अम अतीत सु बन जाएगा दुखातीतः। क्लियर हो गया? चलिए आगे, ये सब कर लीजिएगा। तीन काम तो आप नित्य समझ लीजिए। पहला काम क्या है? समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वेन अवयवो लुक, शुभ अवयवो लुक, फिर एक आदेश विकृत मनन्य वत न्यायेन पुनः स्वाद्युत्पत्ति ही। ठीक है, चलिए अब आता है पतित। तो आदमी कहां गिरता है? कुएं में। तो कूप पतितः, कूप पतितः में क्या कर लोगे? कूपम पतितः, कूप पतितः, कूपम पतितः, कूप पतितः। क्या हो जाएगा लौकिक विग्रह? कूप अम पतित सु। बहुत अच्छे, कर लीजिए प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से कर लीजिए लुक। पुनः क्या करेंगे आप? प्रातिपदिक संज्ञा, फिर होगी स्वादि उत्पत्ति, कूप पतित, स्वादि कार्य कर लीजिए, बच जाएगा कूप पतितः। चले आगे, चौथा। फिर भैया क्या है? गत। अब कहा जाएगा? ग्रामम गतः, जो ग्राम में जा चुका है। ग्रामम, ग्रामगतः बनाइए। बनाना क्या है? ग्रामगतः। अनुस्वार नहीं रहेगा भैया, मिटा देता हूं। ठीक है, ग्रामगतः बनाना है, ग्रामगतः। तो ग्रामम गतः, ग्रामम लौकिक विग्रह ग्रामम गतः। अलौकिक विग्रह तो आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, आप आगे आगे बोलिए। ग्राम हो जाएगा, यहाँ अम हो जाएगा, यहाँ गत हो जाएगा गम धातु से एकता प्रत्यय, और यहाँ हो जाएगा सु। समझ में आ गया? ठीक है, बना लीजिएगा ग्रामम गतः, ग्रामगतः। अब आता है अत्यस्त। अत्यस्त को क्या करोगे आप लोग? 5 नंबर लिख लीजिए। तुहिनात्यस्तः, तुहिनात्यस्तः, तुहिनात्यस्तः को क्या कर लोगे? तुहिनम, तुहिनाम। यहां लिख नहीं रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तुहिनात्यस्तः क्या कर लोगे आप? तुहिन रहेगा और अत्यस्त रहेगा, अम कर लेना, बना लेना तुहिनात्यस्तः।
ठीक है, चलिए तुहिनात्यस्तः। अब प्राप्त के साथ करोगे तो क्या आदमी क्या प्राप्त करना चाहता है? सुख प्राप्त करना चाहता है तो सुखम प्राप्त। कोई व्यक्ति पत्नी को प्राप्त करना चाहता है तो पत्नी प्राप्त। कुछ बना लीजिए जो आपको बनाना है। हम लोग क्या करना चाहते हैं? जीविका बनाना चाहते हैं तो जीविका प्राप्त, जीविका प्राप्त। हम लोग नौकरी पाना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग प्रवेश पाना चाहते हैं तो प्रवेशम प्राप्त, प्रवेश प्राप्त। ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। दुखापन्न, क्या बना लोगे आप यहाँ? दुखापन्न। आपन्न से क्या बना लोगे? दुखम आपन्न, दुखम आपन्न बना लेना, दुखापन्न, ठीक है। विभक्ति का लुक हो जाएगा, सुबंत कार्य हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है कि जिस भी देखो वहां आपको परीक्षा की दृष्टि को ध्यान रखना है। शास्त्र का ज्ञान होना अलग बात है और परीक्षा निकालना, और बिना कंपटीशन के एग्जाम के नौकरी तो लगनी नहीं है। इसलिए ध्यान रखना कि जो आपको उदाहरण वहां से पूछ ले, अगर ये 5 शब्द बाद में हो, 5 ही है ना, ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये 7 शब्द जहां मिल जाए, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, ये जहां पर मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि यहां द्वितीया तत्पुरुष समास है। और द्वितीया तत्पुरुष समास रहेगा तो पूर्व पद में क्या रहेगा? द्वितीया विभक्ति रहेगी, सामान्य सी बात है। तो इस प्रकार से आपका द्वितीया समास लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हो गया समाप्त। चले आगे भैया। अब आता है तृतीया तत्पुरुष समास। क्या आ गया? तृतीया तत्पुरुष समास। तृतीया तत्पुरुष समास जो है उसके विधायक सूत्र है। देखो यहां पर क्या है? प्रथमा निर्दिष्ट पद तृतीया। इस तृतीया को ही क्या हो जाएगा? जिसमें तृतीया विभक्ति रहेगा, समास में जो तृतीयंत पद रहेगा उसका क्या हो जाएगा? प्राक प्रयोग। क्लियर हो गया? सूत्र क्या है? तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। बोलिए, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। सूत्रों को आप एक बार उच्चारण करा करिए, नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, विस्मृत हो जाएगा, ठीक है। तो सूत्र क्या है? तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। अब देखिए तृतीया तो समझ जाओगे, तृतीया समझ जाओगे किसमें विशेषण है? सुबंत में। तो विशेष्य यल्लिंगम विशेषणेपि तल्लिंगम तद्वचनम, और येन विधिस् तदन्तस्य से तदंत विधि करके बन जाता है तृतीयांतम। क्या बन जाएगा? तृतीयांतम यत् सुबंतम, तृतीयांत जो सुबंत। फिर कह रहा है तत्कृतार्थेन। तो इसमें देखिए इसका हम करते हैं पोस्टमार्टम। तत्कृतम शब्द है, क्या शब्द है? तत्कृतम बनाना है। तत्कृतम क्या हो जाएगा? तेन कृतम तत्कृतम, तेन कृतम बराबर तत्कृतम और तेन तत्कृतेन। अब तेन तत्कृतेन ये क्या है? विशेषण है। किसका विशेषण है? तो गुणवचनेन। किसका विशेषण है भैया? गुणवचनेन। ये सूत्र 2 काम करता है। एक तो तत्कृतेन गुणवचनेन सह समस्यते, और एक कहता है अर्थेन वा समस्यते। 2 चीज कहता है। समझ में आ गया? क्या कहता है? दोबारा सुन लीजिए। किसका समास होता है? तो तृतीयांत सुबंत का। किसका होता है? तृतीयांत, बार बार ध्यान दिला रहा हूं, तृतीयांत सुबंत का समास होता है। किसके साथ समास होता है? 2 के साथ होता है। पहला क्या है? तत्कृतेन गुणवचनेन, और एक किसके साथ होता है भैया? अर्थेन। बस ये 2 के साथ ये समास करता है। दोनों को समझोगे, समझ में आ गया? तृतीया तत्कृतार्थेन। अब ये भी पूछा जा सकता है कि तत्कृत में, ध्यान दीजिएगा, तत्कृत में तत्पद से क्या लेना है? तो तृतीयांत ही लेना है। क्या लेना है? तत्पद से तृतीयांत लेना है। परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, इसलिए वृत्ति में लिखता है तृतीयांतार्थकृत गुणवचनेन। अब आप पूछोगे कि तृतीयांत तत् से ले लिया, तृतीयांत कृत उसमें पढ़ा गया है, गुणवचन इसके साथ संबंध है, ये अर्थ नहीं है, ये बीच में अर्थ कहां से आ गया? समझा आपने? सूत्र में एक अर्थ दिख रहा है आपको, अर्थ। वृत्ति में 2 अर्थ दिख रहे हैं, एक अर्थ और 2 अर्थ। ध्यान दीजिएगा। तृतीयांतम तृतीयांतार्थकृत गुणवचनेन अर्थेन सहवास समस्यते।
प्रागवत मतलब पहले की तरह तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर हुआ मेरी बात? तो मैंने इस बात पे जोर डाला कि तृतीयांत पद में तो तदंत विधि हो जाएगी, तो बन जाएगा तृतीयांतम सुबंतम। तृतीयांतम सुबंतम तत्कृतार्थेन का मतलब था तेन कृतम तत्कृतम तेन तत्कृतेन। विशेषण किसमें बन जाएगा? गुणवचने में, तो हो जाएगा गुणवचनेन। गुणवचने में क्या है? गुणम उक्तवान, गुणम उक्तवान इति गुणवचनः। यहां पर भी कृत्यं लिट्यो बहुलम सूत्र के द्वारा कर्ता में लिट प्रत्यय है बहुलता से, ठीक है, तो बन जाता है गुणवचन। तो तत्कृतेन गुणवचनेन, तत्कृतेन। अब तत्कृत में पूछ लेगा कि तत्कृतेन, तत् से आपने क्या लिया? तो तृतीयांत कृतेन गुणवचनेन। अब ये बताइए तृतीयांत क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, तृतीयांत जो पद उसके अर्थ में क्या कर लेते हैं? लक्षणा कर लेते हैं। अभिधार्थ से यहाँ पर अर्थबोध नहीं हो पाता है। ये थोड़ा अलग विषय है, इसमें आपको नहीं जाना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी इतना सूक्ष्म जान लीजिए, कोई आपसे पूछ भी ले कभी कभी कि ये समझ लीजिए, क्योंकि आप बहुत मेहनत से, तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि पहली बार इस सूत्र को सुन रहे होंगे, ठीक है, और दोबारा कब सुनेंगे ये भी है, तो इसलिए बहुत बड़ा उपकार होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तृतीयांत तत् से क्या लेना है? तृतीयांत लेना है। तृतीयांत से कोई अभिप्राय नहीं है, इसलिए तृतीयांत से तृतीयांत जो पद उसमें लक्षणा कर लेते हैं। तब अर्थ बनता है कि तृतीयांत पद के द्वारा, तृतीयांत अर्थ के द्वारा जो कृत गुणवचन और तदवाचक जो सुबंत शब्द उसके साथ और अर्थ शब्द के साथ क्या होता है? तृतीया तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण आगे है या इसी पे बताना है? बहुत अच्छी बात है, यही नहीं है ना, चलो इसी पे बताते हैं। समझ में आ गया? देखिए इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आपको पता है संकुलया खंडः। क्या है? संकुलया खंडः। उदाहरण देखो, ये मिटाऊंगा नहीं, ये बहुत काम की चीज है आपके लिए। संकुलया खंडः, दीक्षित जी क्या है? संकुलया खंडः। अब देखो संकुला है, एक शब्द क्या है? संकुला। आप लोगों ने पता है कि जो पुरानी मूवियों में देखा जाता है, पुराने लोग जो होते थे वो अपने पास संकुला रखते थे। क्या रखते थे? संकुला। बनारस में जो लोग रहते हैं उनको तो मिल भी जाता होगा 50 ठो के पास। अब संकुला क्या है? तो संकुला है दीक्षित जी सरौता। क्या है? सरौता। जो लोग सुपारी काटते हैं, जिनको पान खाने की आदत है, वो रोज पनवाड़ी पे जा करके 5 रुपए का पान खाएंगे, इससे अच्छा है वो अपना पूरा मटेरियल जो होता है उसके कच्चा माल वो उनके पास रहता है। तो सरौता भी उसमें से एक है, ठीक है, ये साधन है। तो संकुला, अब संकुला से वो क्या करते हैं? सुपारी के टुकड़े करते हैं। अब एक साबुत सुपारी ली और उसके 2 कट कर दिए, तो वो क्या हो गए? उसके खंड हो गए। उसी को बोल रहे हैं संकुलया खंडः। समझ में आ गया? संकुलया खंडः, संकुल के द्वारा किया गया जो खंड। अब देखिए, अब अर्थ को घटाइए। तृतीयांतम सुबंतम, तृतीयांत सुबंत क्या हो गया? संकुलया रमया संकुलया। समझ में आ गया? तत्कृतार्थेन। अब तृतीयांत, तृतीयांत क्या है? संकुलया। उस पद के अर्थ के द्वारा जो कृत, उस पद का अर्थ क्या था? कोई कर्तन गुण विशिष्ट, क्रिया गुण विशिष्ट, कर्तन रूपी जो क्रिया है तद गुण विशिष्ट उसका जो कर्तन था वो किस में जाके बैठ रहा है? खंड में जाकर के। कहां दिख रहा है आपको खंड हुआ है? तो आप कहोगे संकुला कृत खंड गुण विशिष्ट यह शब्द सह अस्ति खंडः। समझ में आ गया कि संकुला के द्वारा किया गया जो गुण विशिष्ट जो तदवाचक जो शब्द वो क्या हो जाएगा? खंड हो जाएगा। समझ में आ गया? क्यों? देखिए तृतीयांतार्थ, तृतीयांतार्थ क्या हो गया? उसका जो तृतीयांत का जो अर्थ था उसके द्वारा कृत गुण, कोई जो गुण किया, कोई क्रिया की, उसके द्वारा जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? खंड। तो इस शब्द के साथ तृतीयांत का क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। बस इतना है। संकुलया खंडः संकुला खंडः। समास होगा, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। मैं तो बस यही इसलिए बता रहा था कि अर्थ कैसे घटाना है, ठीक है, समझ में आ गया? बस इतना समझना है कि जो संकुलाकृत खंड गुण विशिष्ट जो पदार्थ है उसी में इसको क्या करना है? जो खंड है उसी में क्या करना है आपको? उसके साथ ही आपको क्या करना है? समास करना है। क्लियर हो गया? तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये तो हो गया किसका? तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन सह। इसका पूछ सकता है, ध्यान रखना।
बार बार बता रहा हूं, परीक्षा में एग्जामिनर पूछ लेगा कि तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन या तत्कृतार्थेन तृतीयांतार्थ क्या बोल रहा हूं, तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन इसका उदाहरण बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा संकुलाखंड, और ऑप्शन में वहां को एक और मिलेगा, क्या मिलेगा, धान्यार्थ। दूसरा क्या मिल जाएगा आपको, धान्यार्थ भी मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, प्यास लग रही है, तेज पानी है नहीं है रूम में। ठीक है, तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन, ठीक है, पी लेता हूं, अरे वहीं आ जाता। चलिए, पानी था। ठीक है, तो तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन इसका उदाहरण क्या है, तो आपको लगाना पड़ेगा संकुलाखंड। लेकिन जब धान्यार्थ वहां दे देगा तो आप सोचोगे कि तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन का उदाहरण तो ये भी है, लेकिन ध्यान रखना इसमें जो अर्थ है वो लक्षणा के द्वारा प्राप्त है और इसमें जो अर्थ है वो सूत्र के द्वारा प्राप्त है। तो जब अर्थेन का उदाहरण पूछे तब आपको लगाना है धान्यार्थ, और जब ये अर्थ कृत गुणवचनेन का पूछ ले तब आपको लगाना है संकुलाखंड। समझ में आ गया? तो धान्येन अर्थः धान्यार्थ, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, धान्येन तृतीयांत हो गया अर्थः, तो धान्येन, धान्य प्लस टा अर्थ प्लस सु। कर लीजिए सब काम, आप निपुण हैं, अव्यय भाव आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप सब काम कर लोगे। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम चतुर्थी पर। अगर आपको तृतीया समझ में आ गई है तो चतुर्थी चुटकियों का खेल है। अब आता है, अभी चतुर्थी नहीं फिर तृतीया ही है, तृतीया ही चल रही है। चलो, कर्तृकरणे कृता बहुलम, कुछ नहीं है इसमें भी, ये कह रहा है कर्तृकरणे च तृतीया कृदंतेन बहुलम प्रागवत। कह रहा है अगर कोई कृदंत शब्द हो, उस कृदंत के साथ समास होता है किसका, कि अगर कहीं कर्तृकरणी रूप तृतीया है तो। ये किस सूत्र की बात कर रहा है, आप लोग कारक पढ़े हैं, अभिषेक भैया आपको पढ़ाए हैं, कर्तृकरणयोस् तृतीया। ये सूत्र आपको अभिषेक भैया पढ़ाए होंगे, ठीक है, यही बैठे हैं मेरे पास। कर्तृकरणयोस् तृतीया, ये दो जगह तृतीया करता है, आपको पता है, कर्ता में करता है और कर्ण में करता है। अब देखिए, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि कर्ता में कहां तृतीया है और कर्ण में कहां तृतीया है और समास कैसे हुआ है। ये आपसे जब पूछेगा तो आप क्या करोगे। देखिए, कर्तृकरणे कृता बहुलम, तो दो चीज कहा इसने कि कर्तृकरण में अगर तृतीया हो तो कृदंत के साथ बहुलता से पहले की तरह समास होता है, अर्थात तत्पुरुष समास होता है। ये दो चीज करता है। एक वार्तिक और है, एक वार्तिक कौन है, कृत ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम। ये किसके लिए है, जैसे हम लोग बनाते हैं नखैर भिन्नः नख भिन्नः, उसी प्रकार से इसके लिए दिया है नखै निर्भिन्नः नख निर्भिन्नः। लेकिन हम जब नखै भिन्नः बनाएंगे, मान के चलिए हमने बनाया नखै ही भिन्न, भिन्न शब्द को जानते हो, भिद्र विदारणे धातु से यहाँ अक्ता प्रत्यय है, तब बनता है नखै ही भिन्न। नखै ही भिन्न जब बनाओगे तो नक करोगे और यहाँ भिस करोगे और यहाँ क्या कर लोगे, भिन्न कर लोगे। समझ में आ गया? अब नखा भिस भिन्न जब कर लोगे तब आपको क्या करना लगेगा, इस सूत्रे समास करना है। तो जब आप देखोगे तो यहाँ करण अर्थ में तृतीया है, कर्तृकरणयोस् तृतीया से यहाँ किस अर्थ में तृतीया है, कर्ण अर्थ में तृतीया है। कृदंत यहाँ पर अक्ता प्रत्यय है ही है, तो समास हो जाता है, बन जाता है नख भिन्न। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होती। समझ में आ गया? लेकिन जब हमको नखै निर्भिन्न ऐसा समास करना है, क्या करना है, नखैर निर्भिन्न ऐसा समास जब हमको करना है, नखै निर्भिन्न ऐसा समास जब करना है, तब कहेंगे कि कृदंत शब्द यहाँ तो उपसर्ग भी लगा है, तब वार्तिक आती है कृत ग्रहणे। कृत ग्रहणे में क्या हो जाती है, तदंत विधि के कृदंत ग्रहणे। कृदंत का जब ग्रहण होता है, जैसे कृदंत का यहाँ पर ग्रहण है तो गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, उससे गति और कारक का भी ग्रहण होता है। तो निर उपसर्ग क्या है, इसकी गतिष्ठ सूत्र से उपसर्ग संज्ञा है। गतिष्ठ सूत्र से क्या है, उपसर्ग संज्ञा है। समझ में आ गया? तो इसलिए इसका भी ग्रहण हो जाएगा, तो इसके साथ भी क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा और बन जाएगा नख निर्भिन्न। क्या बन जाएगा, नख निर्भिन्न।
क्लियर हो गया? नख निर्भिन्न बन जाएगा, समझ में आ गया? तो ये बन जाएगा। इससे पहले मुझे कुछ याद आ रहा है, यहां देखिए अक्षणाकाढ़, यहां पर आपसे दिया नहीं है, ध्यान रखना, पूछ लेगा तत्कृतार्थेन इति किम, क्या पूछेगा? तत्कृतेन इति किम, कुछ भी दे सकता है। तो तत्कृतेन में वहां पर उदाहरण क्या है? अक्षणाकाढ़। तत्कृतेन किम में जो उदाहरण है वो क्या है? अक्षणाकाढ़। अब बोर्ड भर गया है, ठीक है, अक्षणाकाढ़, ये आप नोट करते रहिएगा। तत्कृतेन इति किम, या आप लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी साथ में रखी होगी तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा अक्षणाकाढ़। अक्षणाकाढ़ में समास नहीं होता, अच्छे काढ़ नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जो कारणंत है ना, जो कारणंत है उसके अंदर जो काढ़ापन है वो आंख के द्वारा नहीं है, अर्थात तृतीयांत जो पद है तत्कृत कोई क्रिया गुण विशिष्ट वो पद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कारणत्व है वो किसी रोग के द्वारा आया है व्यक्ति में, आंख के द्वारा नहीं आया है। जैसे जो खंड हुआ था, सुपारी के जो 2 टुकड़े हुए थे वो किससे हुए थे? संकुला से। लेकिन जो काना हुआ है वो आंख से थोड़ी नहीं हुआ है, वो किससे हुआ है? रोग से काना हुआ है। समझ में आ गया? इसलिए वहां पर तृतीया समास नहीं होता। अगर कोई पूछे तो ये नांग विकार से वहां पर क्या हो जाती है? तृतीया हो जाती है, अक्षणाकाढ़ बन जाता है। कर्तरीकरण कर्ता बोलम, ये भी यहाँ पर बन गया नखैर भिन्नः नख भिन्नः, कोई दिक्कत यहाँ पर भी आपको नहीं होगी, आपका समास हो गया तृतीया। अब आता है चतुर्थी समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास। देखो जो उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं यही उदाहरण आपकी परीक्षा में आएंगे। कोई उदाहरण अलग से आ जाता है, जैसे हमने द्वितीय समास पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा, द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न, जो भी हमने अभी समास पढ़ा, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जो शब्द थे जरूरी नहीं है वो कृष्ण के आगे ही लगे हो, किसी अन्य शब्द के आगे लगे हो, वो 7 शब्द आपको ध्यान रखने। जैसे तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, यहाँ पर अर्थ शब्द के साथ धान्यार्थ तो तय है। उसके बाद अगर कहीं पर आपको लग रहा हो कि ऐसा कोई शब्द है जिसके तदर्थ के द्वारा जो वाचक शब्द है उसमें गुण क्रिया विशिष्ट शब्द है, उसमें भी वहां पर इस सूत्र से समास हो सकता है, बाकी आएगा नहीं, ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। अब देखिए चतुर्थी तत्पुरुष समास है। कौन समास है? चतुर्थी तत्पुरुष समास। सूत्र कौन सा है? चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रचितई। जिस प्रकार से तृतीया वाला समास था, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, उसी प्रकार से ये सूत्र है। यहां पर भी तदर्थ है, वहां तत्कृत था। तो चतुर्थी तदर्थार्थ, देखो इस सूत्र में क्या कर दिया है? 2 बार पढ़ दिया है अर्थ अर्थ, लेकिन पहले में नहीं पढ़ा था, लक्षणा के द्वारा प्राप्त करना पड़ रहा था, इसलिए इसका नाम अर्थ क्या हो जाता है? चतुर्थ्यंतार्थाय हो जाता है कि नहीं? ये तदवाचन, अर्थात चतुर्थ्यंत के लिए, चतुर्थ्यंत जो पद होगा उसकी सिद्धि के लिए तदवाचक जो शब्द होगा उसके साथ उसका क्या हो जाता है? समास हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण है यूपाय दारू। क्या है भैया? यूपाय दारू। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। यूपाय दारू जब आप बनाओगे, जैसे हम बनाते हैं कि जैसे बना लेंगे पटाय तंतु, पट तंतु, ऐसे बना लेते हैं इस प्रकार के प्रयोग। ऐसे यूपाय दारू, यूप दारू। तो यूपाय दारू जब बनाएंगे तो आपको देखिए चतुर्थी सुबंत, चतुर्थ्यंत जो सुबंत होगा उसका किसके साथ समास होगा? जो चतुर्थ्यंतार्थाय तदवाचन, अर्थात चतुर्थी के हमने इसका अर्थ क्या है कि खंबे के लिए दारू, दारू मतलब लकड़ी, लकड़ी किसके लिए? यूप के लिए, यूप के लिए चाहिए। अब खंबे के लिए जो चाहिए उसकी पूर्ति कौन करेगा? तदवाचक पूर्ति करने वाला बच कौन होगा? लकड़ी। तो इस लकड़ी शब्द के साथ इस चतुर्थ्यंत का क्या हो जाता है? समास हो जाता है। तो यहां पर होता है यूप, सरल है, सब सरल है, यूप गे, और यहां क्या रहेगा? दारू, दारूसु। ये वो वाली दारू नहीं है जो हम लोग देखते हैं आजकल, ये दारू मतलब है लकड़ी, ठीक है। तो यूप दारू, लुक हो जाएगा, बन जाएगा यूप दारू। तो ध्यान रखना जो चतुर्थ्यंत रहेगा उसकी जो सिद्धि कर दे, अर्थात हमको क्या चाहिए? यूप के लिए दारू चाहिए। और यहाँ तादर्थे चतुर्थी वाच्य है, ये भी आपको पता है, तादर्थ में चतुर्थी है, अर्थात दारू जो होती है वो इसी के लिए होती है, चतुर्थ्यंत के लिए। इसलिए खंबे के लिए जो लकड़ी थी उस तदवाचक जो शब्द हो गया दारू, और उससे क्या हो जाएगा? वहां पर समास हो जाएगा चतुर्थ्यंत के साथ, तो बन जाएगा यूप दारू। जैसे पटाय तंतु, पट तंतु,
कोई पट के लिए, कपड़े के लिए धागे चाहिए तो हम लोग क्या बनाते हैं, वहां पट तंतु बना लेते हैं, बहुवचन में पट तंतवः कर लेते हैं। ये भी ऐसे भी प्रयोग हम देखने को लिए मिलते हैं, तो इस प्रकार के आपके परीक्षा में मिल भी जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा एक और बात कह रहा था कि जो अर्थादि है उनका भी चतुर्थ्यंत के साथ समास होता है। अर्थादि कौन कौन है, तो अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षितई। रक्षितई मतलब रक्षित शब्द है, अकारांत शब्द है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अकारांत शब्द है, नपुंसकलिंग का है तो रक्षितम बनता है, ठीक है। तो अर्थ, बल, हित, सुख, रक्षितई, इसके उदाहरण क्रम से लिख दे रहा हूं उदाहरण, बाकी समास की वही प्रक्रिया है, इसी सूत्र से समास होगा। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, अवयव का लोक, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा, स्वादि उत्पत्ति, अपना कार्य करते रहिएगा, ठीक है। जैसे हमें पहले करना है किसके लिए, अर्थ के साथ समास करना है, बलि के साथ समास करना है, हित के साथ समास करना है, सुख के साथ समास करना है, रक्षितई के साथ करना है। इन तीनों के साथ समास करोगे। जैसे आप कर लीजिए गोभ्यः हितम, अर्थ के लिए हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि अर्थ के साथ अभी वार्तिक आने वाली है। अर्थेर नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। अभी हम कर लेंगे गोभ्यः हितम, तो क्या बनेगा, गोहितम, ठीक है, कर लेना। सुखम आएगा तो गोभ्यः सुखम कर लीजिए, गो सुखम, गो सुखम बना लीजिए, गो रक्षितम बना लीजिए, ठीक है। भूतेभ्यः बलि, भूत बलि, भूतेभ्यः बलि, भूत बलि, क्लियर हो गया, भूतेभ्यः बलि, भूत बलि। और आपको पता ही है, बाकी सब कोई दिक्कत है ही नहीं, समझ में आ गया। तो भूतेभ्यः बलि, भूत बलि, भूताय बलि, भूत बलि, शिवमाय बलि, शिवम बलि बना लीजिए, ठीक है। गोभ्यः हितम, गोहितम, गोभ्यः सुखम, गो सुखम, गोभ्यः रक्षितम, गो रक्षितम, ये सब बन जाएगा। सब मजाक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब हमने एक शब्द छोड़ दिया था अर्थ, उस अर्थ का चतुर्थ्यंत के साथ समास होता है। अब यहां पर आ जाते हैं डायरेक्ट कि अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम, कि जब चतुर्थ्यंत का अर्थ के साथ समास हो, जैसे यहां पर देखोगे द्विज है, ये है ना, द्विजाय अर्थः, द्विजाय अर्थः सूपः, ठीक है। यहां देखिए द्विजाय अर्थ एक ही चीज है, हमने एक बनाना है, द्विज है चतुर्थ्यंत द्विजाय, और यहां है अर्थ। अलौकिक विग्रह में यहां सु आ जाएगा और यहां गे आ जाएगा चतुर्थी का, तो द्विज गे अर्थ सु। और जब यहां समास होगा और ये विशेष्य है, मतलब ये विशेषण है, और जिस प्रकृति में जाकर के ये विशेषण बनेगा, अर्थात कोई ऐसा विशेष्य पद आएगा, जैसे सूप है, यवागु है, यह पय है। सूप पुल्लिंग है, यवागु स्त्रीलिंग है, और पय क्या है, नपुंसक लिंग है। ये क्रम पूछ सकता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। पूछ लेगा द्विजार्था सूप, द्विजार्था यवागु, यवागु किस लिंग में है ये पूछ लेगा। पयः पूछ लेगा किस लिंग में है, नपुंसक लिंग में है। पूछ लेगा द्विजार्थम पयः, द्विजार्थम नहीं देगा। पूछ लेगा द्वि गे अर्थ सु, और पूछ लेगा जब यहाँ पर पय में बनाएंगे इसको विशेषण, तब किस अर्थ, क्यों, कौन सी लिंग होगी, तो अर्थ में नपुंसक लिंग होगी, क्योंकि कह रहा है अर्थेन नित्य समासो, अर्थ शब्द के साथ अगर चतुर्थ्यंत का समास होगा तो नित्य होगा, और विशेष्य लिंगता च, अर्थात परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, इसमें विशेष्य का लिंग हो जाएगी, जो विशेष्य में लिंग रहेगा। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो नहीं, यहाँ पर क्या है, विशेष्य लिंगता। विशेष्य लिंग का मतलब है कि विशेषण वाचक शब्द में वही लिंग होगी जो उसके विशेष्य में होगी। विशेष्य यल्लिंगम विशेषणेपि तल्लिंगम तदवचनम। उसी प्रकार से द्विजार्थः स्वीपः, द्विजार्थः यवागु, द्विजार्थम पयः। समझ में आ गया। दूसरी बात, ये एक वार्तिक है, तदर्थेन प्रकृति विकृति भावः एव इष्टः। तदर्थ का मतलब क्या होता है, तदर्थ का मतलब है प्रकृति विकृति भाव एव इष्टः, अर्थात अवयव अवयवी की बात कर रहा है और कुछ बात नहीं है यहाँ पर। प्रकृति का मतलब क्या होता है, समवाय कारण, विकृति का मतलब क्या होता है, वहां पर उसका कार्य। यही दोनों की चर्चा है, गुणगुणी की तरह, अवयव अवयवी की तरह, उसी में करता है। रंधनाय स्थाली यहाँ पर नहीं होती है, रंधना स्थाली नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर तदर्थ जो है वो तादर्थ नहीं है। क्यों तादर्थ नहीं है, रंधना स्थाली में तदर्थ के लिए स्थाली नहीं है, वो अलग है, ये अलग है, दोनों का कोई संबंध नहीं है, प्रकृति विकृति भाव नहीं है। जैसे दारू जो है, यूप जो है, उस लकड़ी का ही विकार है कौन, यूप।
एक बहुत मोटी लकड़ी है, उसके पास बढ़ई को ले जाइए और आप पूछिए इसमें से टेबल बन जाएगा, तो वो कहता है बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें उसके विकार को देख रहा है, इसलिए वहां पर समवाय कारण हो जाता है उसके साथ, गुण गुणिनो समवाय। समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पूछ सकता है कि तदर्थ है ना, इसका मतलब क्या है कि प्रकृति विकृति भावे निविष्टः, अर्थात जहां प्रकृति विकृति भाव संभव हो। यूपाय दारू में तादर्थ इसलिए है कि दारू जो लकड़ी है और जो यूप जो खंबा है, उन दोनों में कोई भेद नहीं है, बस एक अवयव है, एक अवयवी है। ठीक है, चले आगे, बहुत अच्छी बात है। अब आता है आपका कौन समास आ गया? पंचमी। पंचमी समास आ गया। पंचमी समास क्या कहता है कि पंचमी का मतलब है यहां पर पंचम्यंतम, पंचम्यंतम सुबंतम, जो भय प्रकृति होगी, जो भय प्रकृति होगी उसके साथ, भय प्रकृति के साथ भय प्राकृतिक जो सुवंत रहेगा, सुवंत होगा, उसके साथ समास होगा, उसके साथ समास होगा। समझ में आ गया भैया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, जैसे चोर अवयव बनाना है तो हमने चोर शब्द लिया और चोर शब्द से हमने क्या कर लिया? गसी विभक्ति ले आए, और गसी विभक्ति जब ले आएंगे तो यहाँ भय ले लेंगे और सु ले लेंगे। अब इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? पंचमी भय सूत्र से समास कर लेंगे कि चोर गसी और भय सु। तो भय प्रकृति है, पंचमी यहां रहेगी तो समास हो जाएगा, लोप हो जाएगा, सब काम कर लेंगे, स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, नपुंसकलिंग हो जाएगी, अतोम सूत्र से सु को अम हो जाएगा, मिल जाएगा, चोर भयम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चोर भयम। अब पंचमी में दो चीज और आती है। क्या आती है? स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाण्यक्तेन। क्या बोल रहा है इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक शब्द है स्तोक। क्या शब्द है? स्तोक। स्तोक का मतलब क्या होता है? बहुत थोड़ा। स्तोकम ददातु, अल्पम ददातु, कम दीजिए। एक क्या है? अंतिक। अंतिक मतलब क्या होता है? समीप। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्या है? दूरार्थ। दूरार्थ, दूर दूर दूर, अर्थ में जो दूर, दूर मतलब समझ रहे हो ना आप? दूरार्थ। दूरार्थ मतलब क्या होता है? दूर। बहुत अच्छी बात है। कृच्छ। कृच्छ, कृच्छ का मतलब क्या होता है? कष्ट। हो गया? और कुछ है? स्तोक अंतिक दूर कृच्छाण्यक्तेन। अब देखो इसमें तीन शब्दों को आप देख लीजिए, स्तोक अंतिक और दूर। कौन कौन से दीक्षित जी? स्तोक अंतिक और दूर। ये शब्द नहीं लेने, शब्द तो लेने ही है, अपितु इसके साथ साथ तदवाचक जो और भी शब्द होंगे, अर्थात जैसे अल्प अर्थ को बताने वाले और शब्द जैसे हों, अंतिक शब्द को बताने, अंतिक का जो अर्थ है समीप, इस समीपार्थ को बताने वाले और भी शब्द हो सकते हैं। दूर शब्द है, दूर शब्द का दूरात शब्द है, दूरात शब्द का अर्थ होता है दूर, इस दूर अर्थ को बताने वाले और जो शब्द हों उनसे भी बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर इनसे कोई अक्ता प्रत्यांत अगर शब्द हो तो क्या होता है? पंचमी समास होता है। क्या होता है? पंचमी समास। जैसे स्तोक शब्द है और स्तोक शब्द से हमें क्या लिया है? पंचमी समास करना है, गसी ले आए, और गसी ले आए तो यहां पर क्या है? मुक्ति है। मुक्ति है, मुक्त, मुक्त है। ठीक है, क्या है? मुक्त है। मुक्ति तो बनता ही है, तस्यदम जाकर के अतय इत्यादि करके स्तोकान मुक्ति ही बनता है, वो अलग बात है। स्तोक है, गसी है, मुक्त है। अब अक्ता प्रत्यांत कौन धातु है? मुच धातु है, यहां पर मुक्त है। तो क्या होगा? अक्ता प्रत्यांत जो प्रकृति उसके साथ स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाण्य सूत्रों, इन शब्दों का क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। समास जब कर लोगे तो स्तोक गसी मुक्त रहेगा, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद कौन आ जाएगा? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। लेकिन तभी एक सूत्र आ जाएगा पंचम्यः स्तोकादिभ्यः। पंचम्यः स्तोकादिभ्यः क्या कहेगा कि जब स्तोक आदि के साथ अगर पंचमी समास हो तो विभक्ति का क्या होगा? पंचम्यः अलुक। स्तोक आदि के साथ जब समास हो तो पंचम्यः अलुक,
अर्थात अलुक समास है ये पंचमी समास। स्तोक आदि के साथ पूछा जाएगा कि स्तोक आदि के साथ पंचमी समास जो होता है वो कैसा होता है, तो अलुक समास होता है। कैसा समास होता है, अलुक समास होता है, ध्यान दीजिएगा। तो स्तोकान मुक्ता बनता है, घसी विभक्ति का लुक नहीं होगा, टांग घसी घसा मिनात से से आत हो जाएगा, और यरो अनुनासिक अनुनासिक आवाज से क्या हो जाएगा, पर सवर्ण पर अनुनासिक हो जाएगा। तो स्तोकान मुक्ता बन गया भैया, विकल्प से बना लीजिए, स्तोकाद मुक्तः स्तोकान मुक्तः, विकल्प से करता है यरो अनुनासिक अनुनासिक होगा, ठीक है, तो बन जाएगा स्तोकान मुक्तः। कोई दिक्कत आपको नहीं। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे, वो आपके दिमाग में बेशक आ रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि जब स्तोकान मुक्तः बनाना है अर्थात अलुक समास ही करना है, मान के चलिए दीक्षित जी हम यहाँ पर समास नहीं करें, समास हम नहीं करें तो क्या करेंगे, स्तोक शब्द रहेगा उससे घसी विभक्ति लाएंगे और कहेंगे अल्प से भी जो मुक्त हो, तो स्तोकान मुक्तः तो वहां भी बनेगा। समझ में आया कि नहीं, क्या कि जब हम समास नहीं करेंगे, पंचमी समास नहीं करेंगे, तब भी क्या बनेगा, स्तोकान मुक्त ही तो बनेगा। क्यों समास करते हो, यहां पर समास का फल क्या है, तो इसका उत्तर देते हैं कि एक पद करना, और एक पद हो जाएगा तो जो समासांत स्वर होगा वो पूरे स्तोकान मुक्त में होगा, अलग अलग में नहीं होगा, जैसे वागर्था व्यवहार इत्यादि में होता है। अंतिकाद आगतः, अंतिक शब्द है, घसी रहेगा, व्यक्ति का लुक नहीं होगा, वहां पर भी पंचमी आत आदेश हो जाएगा, अंतिकाद आगतः। अभ्यासाद आगतः, अब यहाँ जो अभ्यास शब्द जो है ना ये समीप का वाची है, अंतिक का वाची है, ठीक है। तो मैंने कहा था ये अर्थ शब्द जोड़ा है ना, इन अर्थों को बताने वाले भी जो शब्द होंगे उनके साथ भी समास हो जाता है। दूरादागतः पृच्छादागतः ये सब बन जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। पंचमी समास हुआ है, पूछ लिया जाए स्तोकान मुक्तः बता दोगे, अंतिकाद आगतः, आकाश अभ्यासाद आगतः, दूराद आगतः, कृच्छाद आगतः, ये सब आप वहां पर बता दोगे, अच्छी बात है। अब आता है षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास में सुप की अनुवृत्ति आती है और विशेष विषण भाव होता है, तो षष्ठी का षष्ठ्यंत सुबंत का क्या हो जाएगा अर्थ, षष्ठ्यंत सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। किसके साथ समास होता है, सुबंत के साथ, षष्ठ्यंत सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। समास होता है, हो गया। अब जैसे बनाना है हमको राजपुरुषः, क्या बनाना है हमको, राजपुरुषः बनाना है, बहुत सरल उदाहरण है। जब राजपुरुषः आप बनाओगे तो ध्यान रखना, अलौकिक विग्रह जो करोगे तो राजन, षष्ठी करोगे तो गस, यहां करोगे तो पुरुष, कोई सैनिक इत्यादि, ठीक है। राजन गस पुरुष सु, राज्ञः पुरुषः लौकिक विग्रह कर लो, राज्ञः पुरुषः, ठीक है। राजन गस पुरुष सु जब ऐसी स्थिति आप यहां पर कर लोगे, षष्ठी समास जब यहां पर कर लोगे तो क्या होगा, समासत्वात् इनका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा राजन प्लस पुरुष, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप क्या करोगे, अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, इस सूत्र से क्या कर लोगे, न का लोप कर लोगे, बन जाएगा राजपुरुष, विभक्ति आदि कार्य करोगे बन जाएगा राजपुरुष। कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बस और कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार से अन्य जो षष्ठी समास होते हैं, ग्रामस्य कूपः ग्रामकूपः, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, कुछ भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। षष्ठी समास जब कुछ नहीं हो तो षष्ठी समास, ठीक है। चलिए अब आता है पूर्व परा धरोत्तरम एक देशिनई एकाधिकरणे। समझ में आ गया, पहले तो शब्द देख लीजिए, पूर्व परा धरोत्तरम एक देशिनई एकाधिकरणे। अब सूत्र शब्द देखिए, पूर्व अपर अधर उत्तर, ये शब्द दे दिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इन पूर्वादि का समास होता है। जो पूर्वादि है, पूर्वादि कौन है, पूर्व अपर अधर उत्तर, 1 2 3 4, इन पूर्वादियों का क्या होता है, समास होता है। इन पूर्वादियों का समास होता है।
किसके साथ समास होता है? तो कह रहा है अवयविना सह। अवयविना का अर्थ यहां पर कैसे आ जाएगा? तो आप दो शब्द सूत्र में देख रहे होगे, एक देख रहे होगे एकदेशिना, एक शब्द क्या देख रहे हो आप? एकदेशिना। दूसरा शब्द आप क्या देख रहे हो? समानाधिकरणे। समानाधिकरण नहीं, एक देशाधिकरणेन। क्या है? एक देशाधिकरणेन। ठीक है, दो शब्द आप देख रहे हो, एक है एकदेशिना और एक है एकाधिकरणेन। मैं कह रहा हूं एकादेश, ठीक है ना? चलिए, क्या शब्द है? एकाधिकरणेन। मैं कह रहा इतना लंबा कैसे हो गया? एकाधिकरणेन, ये शब्द है। तो दो शब्द इस सूत्र में देख रहे हो। पहले तो देखो पूर्वादि शब्द हो गए, क्योंकि पूर्वादयः समस्यन्ते, ये शब्द समझ में आ गया आपको कि पूर्व, अपर, अधर और उत्तर, इनका समास होता है। किसके साथ होता है? तो अवयविना। अब अवयविना ये अर्थ आपको समझना है। कैसे समझना है? तो दो शब्दों को समझना पड़ेगा, एकदेशिना और एकाधिकरणेन। एकदेशिना का मतलब क्या है? एक विशिष्टम। एक का मतलब है एकम। एकम में देख लेंगे, एकम च तद अधिकरणम। नहीं, ये इसका है, एकम च तद अधिकरणम, एकाधिकरणम, एकाधिकरणम तस्मिन् एकाधिकरणे, ये बन जाएगा, तस्मिन् एकाधिकरणे बन जाएगा। एकदेशिना का मतलब क्या है? कि यहाँ एकदेशा का मतलब है अवयवः सो अस्यतीति। एकदेशः, एक देशी बन जाएगा, सो अस्यतीति एकदेशी तेन एकदेशिना। तो एक देश का जब अर्थ है यहाँ पर, एक देशः जो अर्थ है, एक देशः मतलब अवयवः, अवयवः। एक देश का मतलब क्या है? अवयवः, सह अवयवः अस्यतीति एकदेशी। क्या बन जाएगा? एक देशी। और तृतीया में बन जाएगा एक देशिना या अवयवी कहिए। एक देश, एक देश का मतलब है अवयव और एक देशी का मतलब है अवयवी। और इसी अवयवी के साथ पूर्वादि का क्या होता है? समास होता है। अब ये अवयवी कैसा होना चाहिए? किसका अवयवी? तो यही कह रहा है एकाधिकरणेन, अर्थात एकं च तद अधिकरणम एकाधिकरणम तस्मिन् एकाधिकरणे एकत्व संख्या विशिष्ट। एकत्व संख्या विशिष्ट, समझिएगा ध्यान से, कुछ नहीं है, एकत्व संख्या विशिष्ट जो अधिकरण, ठीक है, और ऐसा जो अवयवी, उसके साथ क्या होता है? पूर्वादि का समास होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो देखो, हमको बनाना है पूर्वकाय। क्या बनाना है हमको? पूर्वकाय। तो कर लेंगे पूर्व, कोई लोग अम कहते हैं, कोई लोग कैसे भी करते हैं, विशेषण के ऊपर है। यहां पर देखिए, पूर्व अम कायसु, पूर्व अम कायसु। अब देखिए यह समास कैसे होगा। अवयविना सह पूर्वादयः समस्यते। पूर्वादि का समास करना है किसके साथ? अवयविना सह। वो अवयविना का मतलब है अवयवी, और वो अवयवी कैसा होना चाहिए? एकत्वादि संख्या विशिष्टश्चेत अवयवी। एकत्वादि संख्या से विशिष्ट होना चाहिए। अब आप देखिए, सॉरी, कायगस होगा ना। देखिए, कायगस जब होगा, क्योंकि षष्ठी समास का अपवाद है, ठीक है। अब गस जो है, गस जो है, अब देखोगे तो गस कैसा है? एक वचन वाला है कि नहीं? गस विभक्ति कहाँ आती है? एक वचन में आती है कि नहीं? तो जहां एक वचन है वहां एकत्व है या नहीं? एकत्व है। एकत्व संख्या विशिष्ट कौन हो जाएगा? काय हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? और उस एकत्व संख्या विशिष्ट का अवयव ही ये पूरा क्या हो जाएगा? कायगस। अवयव कौन है? गस है। उसमें अवयव पूरे किसमें बैठा है? सब में बैठा है। तो उसी अवयवी के साथ क्या हो जाएगा? पूरे पूर्वादि का समास हो जाएगा। समास होने के बाद क्या हो जाएगा? सब कुछ लोप हो जाएगा, बन जाएगा पूर्वकायः। ऐसे ही बन जाएगा अपरकायः। समझ जाएगा कि नहीं? ऐसे ही बन जाएगा अधरकायः, ऐसे ही बन जाएगा उत्तरकायः, ऐसे ही बन जाएगा, हम लोग बोलते हैं पूर्वाह्नः, ऐसे ही बन जाएगा अपराह्नः। समझ में आ गया? बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। अब आप सोचोगे कि ये सूत्र जो है षष्ठी समास का अपवाद है। किसका अपवाद है दीक्षित जी? षष्ठी समास का। तब आप सोचोगे कर तो आप वही रहे हो समास ही, षष्ठी समास क्यों नहीं कर लेते? तो भैया षष्ठी समास अगर कर लेंगे तो प्रॉब्लम आने लगेगी। क्या प्रॉब्लम आने लगेगी? ये प्रॉब्लम आने लगेगी कि वहां पर षष्ठी सूत्र है और षष्ठी सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट है वो षष्ठी में, तो षष्ठी वाला पद कौन है? काय और गस। इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी और पहले प्रयोग होने लगेगा, बनेगा काय पूर्व, काय पूर्व, काय पूर्वम।
है ना, ये बनेगा कायापरम, ऐसे बनेगा और हमको ये इष्ट नहीं है। इसलिए पाणिनि जी ने नया सूत्र बनाया, पूर्व पराधरोत्तर में एक देश नहीं काधे करड़े। समझ में आ गया कि उपसर्जन संज्ञा होकर के उपसर्जन का जो षष्ठ्यंत पद होगा कायगस इत्यादि, इनका पूर्व प्रयोग ना हो, इसलिए यहाँ पर ऐसी स्थिति हम लोग लेकर के आए। पूछा जाएगा कि यहाँ पर अवयवी कैसा होना चाहिए, तो एकत्वादि संख्या विशिष्ट चेत अवयवी, अर्थात जो अवयवी में काय है वो एकत्व संख्या वाला होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पूछा भी गया है कि एकाधिकरणेति किम, क्या पूछा गया है, बोलो, एकाधिकरणेति किम, तब वहां पर आप आंसर क्या देते हो, जैसे दो है, दो चीजें, एक देशिना और एकाधिकरणे, ठीक है, तो एकाधिकरण क्या दे देगा, पूर्वस छात्राणाम, और एकदेशी पे क्या दे देगा, तो दे देगा पूर्वम नाभे कायस्य, पूर्व कायम नाभे तो बनता है लेकिन नाभि उसका एकदेशी नहीं है। समझ में आ गया, अवयवी नहीं है, ठीक है। एकदेशना इति किम पूर्वम नाभे कायस्य, एकाधिकरणे इति किम पूर्वस छात्राणाम। क्लियर हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब आया अर्धम नपुंसकम। अर्धम नपुंसकम कहता है कि अर्ध अगर समांस का वाची हो, किसका वाची हो, समांस का वाची हो, समांस का अगर वाची हो, समांस का मतलब है सम का अर्थ है, सम का मतलब है यथार्थ अंश का वाची हो, ठीक ठाक अंश का वाची हो, ठीक अर्थ का वाची हो, अर्थ ठीक आधे का वाची हो। जैसे हमने कह दिया समांस का मतलब है, समांस किसको मिलते हैं, बराबर का जो अंश, तुल्यांश जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आधा उसको नहीं कहते हैं कि एक हो 60% और एक हो 40%, समांस आधा उसको कहते हैं कि इधर भी 50% और इधर भी 50%, उसको क्या कहेंगे, समांस। अगर वो समांस वाची अर्ध शब्द हो तो उसको क्या होता है, नित्य होता है और नपुंसकलिंग समास होता है। समझ में आ गया, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर नित्यम क्लीवे स प्रागवत, नपुंसकलिंग, जैसे देखो अर्धम पिप्पल्या, क्लीवे, ध्यान रखना, प्रागवत मतलब पहले की तरह क्या होता है, यहाँ तत्पुरुष समास होता है और ये समास नित्य होता है, विकल्प से नहीं होता है, महाविभाषा में नहीं होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि आप लोगों ने पूर्व काह्य बनाया, तो जब षष्ठी का अपवाद है तो एक बार जब विकल्प वाली सिद्धि आएगी तो एक बार षष्ठी समास हो जाए तो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वहां महाविभाषा है। सूत्र है एक परा परो मध्य षष्ठ्यावा, इस सूत्र से क्या होता है, वहां पर महाविभाषा का अधिकार आता है और जहां महाविभाषा होती है वहां पर विकल्प रुक जाता है, वहां पर उत्सर्ग शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, अर्धम पिप्पल्या बना लोगे, यहां समांस का वाची है, समांस मतलब ठीक आधे का वाची है, तो अर्ध पिप्पली है, अर्ध है, अम है, अर्ध नहीं सु है, और पिप्पली है, पिप्पली, पिप्पली है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 है, तो कर लीजिए अर्ध पिप्पल्या बना लीजिए, कुछ नहीं होगा। अर्ध पिप्पल्या नहीं, अर्ध पिप्पल्या ये लौकिक विग्रह है, अर्धम पिप्पल्या, और बनाना आपको क्या है, अर्ध पिप्पली, तो बना लोगे सब जितनी आएगी। और लेकिन यहां ध्यान रखना, स्वादि विभक्ति के बाद जो सु आएगा उसको आपको मैं सुबंत में पढ़ाया था, हलंग्याभ्यो दीर्घा सुत्स प्रक्तम हल, इस सूत्र से वहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ से परे जो सूती सी प्रक्त हल, उस सु का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, बचेगा अर्ध पिप्पली। बस इतना है और कुछ नहीं। आपसे पूछा जाएगा कि अर्ध पिप्पली में किससे समास हुआ है, तो ध्यान रखना अर्धम नपुंसकम। अर्धम पिप्पली यहाँ पर कैसा समास है पूछ लिया जाएगा, तो कैसा समास है, नित्य समास है। कैसा समास है, नित्य समास है। समांसवाची अगर अर्ध शब्द नपुंसकलिंग में हो तब क्या होता है, ये बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए चलिए अब आता है सप्तमी समास। आप लोगों ने द्वितीया देख लिया, तृतीया देख लिया, चतुर्थी समास देख लिया, पंचमी तत्पुरुष देख लिया, षष्ठी देख लिया, अब क्या देखोगे आप, सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष बहुत सरल है, क्यों, एक आपको सूत्र बताएगा कि गण है, उसका सप्तम्यंत समर्थवंत के साथ क्या करना है, समास करना है। देखिए सप्तमी सौंडई है, सप्तमी सौंडई है, सप्तमी सौंडई क्या करता है, देखिए कि सप्तम्यंत जो समर्थ सुबंत, सप्तम्यंत जो समर्थ सुबंत, ठीक है, उनका समास करता है। किसके साथ करता है, सौंडादि गण में जो आते हैं। कौन आते हैं, सौंडादि गण में। सौंडादि एक गण है पाणिनि जी का, उसमें शब्द पढ़े गए हैं, जैसे यवन है, कितव है, सौंड है, इत्यादि शब्द उसमें देखने को मिलते हैं। उसका क्या होगा, सुबंत, सप्तम्यंत सुबंत के साथ समास होगा। जैसे अक्षेसु काड्डः, अच्छेसु काड्डः नहीं, अक्षेसु सौंडः, अच्छेसु सौंडः। अब यहां पर ये लौकिक विग्रह है, अलौकिक विग्रह आप करोगे तो अक्ष प्लस सुप और सौंड प्लस सु, सौंड, सौंड, ठीक है। अब
अब यहां पर क्या होगा, इस सूत्र से समास हो जाएगा। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, सुप का लुप हो जाएगा तो अक्ष सौंड बन जाएगा, और जब आप विभक्ति कार्य करोगे तो विसर्ग आ जाएंगे, अक्ष सौंड बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सप्तमी का सप्तम्यंत समर्सुवंत का सौंडादि गण में पठित शब्दों के साथ क्या होता है, समास होता है। यहीं पर एक बात आती है कि आप लोगों ने जब हर व्यक्ति का तत्पुरुष समास जब पढ़ लिया, तब कहते हैं कि जो द्वितीया तृतीया इत्यादि हैं उनका क्या करते हैं, दूसरी जगह भी योग विभाग करके प्रयोग वसात क्या करते हैं, समास हो गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि द्वितीया तृतीया जो हम लोगों ने सूत्र पढ़े, जैसे द्वितीया श्रतातीत, तृतीया तत्कृतार्थी गुणवचने, चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुरच्चयी, पंचमी भयेन, षष्ठी सप्तमी सौंडई, जो हम लोगों ने सूत्र पढ़े हैं इनका योग विभाग करके भी आप प्रयोग के आधार पर समास किसी, जैसे द्वितीयांत का समर्सुवंत के साथ समास होता है, तृतीयांत समर्सुवंत का सुवंत के साथ समास होता है, चतुर्थ्यंत समर्सुवंत का सुवंत के साथ समास होता है, षष्ठ्यंत का सुवंत के साथ समास होता है, पंचम्यंत का सुवंत के साथ समास होता है, सप्तम्यंत का सुवंत के साथ समास होता है। ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन भाष्यकार सप्तमी सौंदर्य का योग विभाग नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इस तत्पुरुष समास के कुछ समास बचे हैं, जैसे नए समास उसमें से है, उपपद समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, इनको हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में, लेकिन आज हम नए तत्पुरुष को पढ़ लेते हैं। नए तत्पुरुष करने वाला सूत्र है नय। कौन सूत्र है दीक्षित जी? नय, नया सूत्र है। ये नय क्या है? नय है अव्यय। नय क्या है? अव्यय है। नय का शेष क्या रहता है? तो अमात्र शेष रहता है इसका, अमात्र इसका शेष रहता है। क्यों? क्योंकि हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञा तस्य लोपः से लोप न बचता है, तब सूत्र आता है नलोपो नयः। नलोपो नयः क्या करता है? नयः नस्य लोपः उत्तर पदे, कि अगर उत्तर पर में हो तो नय के नकार का लोप होता है। अब ये नय का नकार कौन सा है? जो अव्ययभूत नय का नकार है उसी का लोप करता है। अर्थात जो स्त्री पुंसाभ्याम नय्यस नयो होना, जो आपने स्त्रैणः पौष्णः बनाया था तद्धित में, उसके प्रत्यय के नय के नकार की लोप नहीं करता है। ये किसकी का बात करता है? अव्यय का जो नकार उसका लोप करता है, तो अ ही बचेगा। अब जब समास करेंगे तो न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, अब यहां पर क्या कर देंगे? न का अशेष बचेगा, न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, तो यहां न ब्राह्मण रहेगा, यहां सु रहेगा, अव्यय से तो विभक्ति आती नहीं है, तो मिल जाता है तो बन जाता है अब्राह्मण। समझ में आ गया? ऐसे बन जाए, कुछ नहीं है। न अश्वः अनस्वः जब करेंगे, न अश्वः प्लस सु, जब ऐसा समास करेंगे नई समास, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर बचेगा अ, यहां पर भी अ बचेगा प्लस, क्योंकि नलोपो नय सूत्र से क्या हो जाएगा? नय के नकार का लोप हो जाएगा। तब सूत्र आता है तस्मात् नुणचि। तस्मात् का मतलब है पहले जो कार्य कर चुके हो वो कर लो, अर्थात नय के नकार का लोप कर लो, तो लुप्त नकारात् नय, लुप्त नकारात् नय उत्तर पदस्य, अर्थात ऐसा नय चाहिए जिसके नकार का क्या हो चुका है? लोप हो चुका है। ऐसा नय जिसके नकार का लोप हो चुका है। अगर अजादि उत्तर पद हो, अजादि मतलब अच प्रत्यार है आदि में इसके, जिसके ऐसा उत्तर पद हो गया अश्व, क्योंकि अश्व के आदि में क्या है? अ, वो अच प्रत्यार में आता है, तो अजादि उत्तर पद हो गया अश्व, तो नुट का आगम होता है, तो नुट का आगम हो जाएगा, तो अ नुट और अश्व। नुट में क्या बचेगा? सिर्फ न बचेगा, तो अन, न में मिल जाएगा अश्व, बन जाएगा अनस्वः। जैसे न अचि अनचि, ये भी इसी प्रकार से बनता है। तो इस प्रकार से ये नए समास का प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में प्राप्त होता है। नए की बात करता हूं तो नए दो प्रकार का है। एक है पर्युदास। क्या है? पर्युदास। वैसे तो होता तो 6 प्रकार का है, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बता दे रहा हूं। और एक क्या है? प्रसज्य। 2 प्रकार का नय होता है, एक पर्युदास नय होता है, एक प्रसज्य नय होता है। कहते हैं नय अर्थात द्विविधा प्रोक्ता, पर्युदास प्रसज्यकौ, पर्युदास सदृश ग्राही, प्रसज्यस्तु निषेधकृत। पर्युदास जो नय होता है वो सदृश वाला होता है, जैसे अब्राह्मण में पर्युदास नय है, अर्थात ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृश, तद भिन्न तद सदृश। प्रसज्य जो होता है वो निषेध वाला होता है, क्रियया सह तस्य योगम भवति, तेन योग तस्य योगम भवति, क्रिया के साथ उसका योग होता है। जैसे अनचि चो में, अनचि में जो नए समास है वो प्रसज्य नय है, उसका क्रिया के साथ योग होता है, तब जाके अर्थ होता है अचः परस्य यरो द्वित्वम वा न तु अचि,
मतलब अचि परे न सती द्वित्वम भवति अचः परस्य यरः। समझ में आ गया। इस प्रकार से प्रसज्य नय, पर्युदास नय, दो प्रकार का नय होता है। पर्युदास का मतलब होता है तद अभिन्न, पर्युदास नय का मतलब होता है तद अभिन्न तद सदृश। तद शब्द की जगह क्या लेके आएंगे, जिसके साथ समास करेंगे। प्रसज्य का मतलब क्या होता है, निषेध। ठीक है, क्रिया के साथ नय का योग होता है, क्रिया के साथ नय का योग। ठीक है, बस। तो ये नए समास था। नए समास आप लोगों ने जान लिया। अब आपके सामने कुछ ही समास बचे हैं। तत्पुरुष के कुछ ही भाग बचे, कर्मधारय भाग, द्विगु भाग, उपपद समास जो है आपका कुगति प्राद है, तत्रोपरम सप्तमी स्थम इत्यादि, और आपका जो लास्ट में समासांत जो प्रत्यय करके जो समासांत रूप बनते हैं उनको भी हम देखेंगे। उसके बाद बहुव्रीहि पे चलेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। ध्यान रखिएगा, क्लास परीक्षा की दृष्टि से समास की बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार देखिएगा और जिससे अगली कक्षा भी आपको समझ में आएगी। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।